दोस्तों, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विस्तार मगध महाजनपद से होती है। आज हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, विकास और इसके अधीनस्थ प्रमुख राजवंशों की जानकारी लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। अब तक जितने भी यूट्यूब पे वीडियो डाले गए हैं उनमें और मेरे द्वारा तैयार किए गए वीडियो में काफ़ी फ़र्क होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें हम लोग एक सीक्वेंस में जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य के अधीन पहला राजवंश कौन था, तो बृहद्रथ वंश होगा, क्योंकि बृहद्रथ वंश का संस्थापक स्वयं बृहद्रथ था। लेकिन बृहद्रथ वंश का जो इम्पोर्टेंट शासक है जरासंध, जिसे मल्ल युद्ध में भीम ने पराजित कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को, तो बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर माना जाएगा तो वह बिंबिसार को माना जाएगा। तो इस तरह की तमाम जानकारी इस वीडियो में लेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी, पीटी मेंस और बीएसएससी या तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इस बिहार की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो ये जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का पहला जो राजवंश था वह था बृहद्रथ वंश। मगध में बृहद्रथ वंश के बाद में एक सीक्वेंस में जानेंगे कि हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग मौर्य वंश के बारे में जानकारी लेंगे। तो एक सीक्वेंस भी पूछता है कि बृहद्रथ वंश के बाद मगध में कौन से वंश शासन किए, तो हो जाएगा हर्यंक वंश। फिर हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। जैसे नंद वंश का संस्थापक पूछ सकता है महापद्मानंद, या शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछ सकता है शिशुनाग, या हर्यक वंश का संस्थापक पूछ सकता है तो बिंबिसार। इस तरह से तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश का संस्थापक जो था वह बृहद्रथ था, और प्राचीनतम या महाभारत कालीन पहला वंश या भारत का पहला जो वंश है, सबसे प्राचीनतम जो वंश है वह बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश का जो मेन जो शासक है, प्रतापी पराक्रमी शासक, जिसे हम जरासंध कहते हैं। जरासंध ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगीर को जरासंध ने राजधानी बनाई। यह कंटिन्यूसली चलता रहा। बिंबिसार भी अपनी राजधानी राजगीर को बनाई थी। अजातशत्रु ने, यह परिपाटी खत्म हो गया, उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र बना दी। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई है, और पुनः काला अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लाया है। ये सब भी इस वीडियो में जानेंगे। तो जरासंध ने अपनी राजधानी को राजगीर बनाया। राजगिरी को हम गिरिब्रज भी कहते हैं, या कुशाग्रपुर कहते हैं, या बसुमतीपुर भी कहा जाता है। दोस्तों, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मल्ल युद्ध भीम और जरासंध के बीच हुई थी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतिम जो शासक था बृहद्रथ वंश का, वह रिपुंजय था। राजगीर का शिल्पकार जो था महागोविंद। जैसे राजगीर शहर का डिजाइनर या इस नगर को किसने डिजाइन किया था, तो महागोविंद ने किया था। महागोविंद जरासंध का मंत्री भी था। तो इस तरह से बृहद्रथ वंश के बाद जो भारत में मगध साम्राज्य के अधीन शासन शुरू होगा वह होगा हर्यंक वंश का। तो हर्यंक वंश का शासनकाल 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व में चलता रहेगा। हर्यंक वंश में प्रमुख शासक देखेंगे हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और अंतिम जो शासक होगा वह होगा नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नागदशक, जिसकी हत्या शिशुनाग करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग बिंबिसार के बारे में जानकारी लेते हैं। बिंबिसार को सैन्य या श्रेणिक कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? सैन्य या श्रेणिक। भारत में पहली बार अस्थायी सेना रखने का श्रेय बिंबिसार को जाता है, इसीलिए बिंबिसार को सैन्य या श्रेणिक कहा जाता है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को स्थापित किया और इस तरह से पहली साम्राज्यवादी नीति मगध साम्राज्य के अधीन बिंबिसार ने ही लाया था। यानी बिंबिसार के ही समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है। तो प्रथम वैवाहिक संबंध जो बिंबिसार का रहा, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से। उसने अपने साम्राज्यवादी नीति को बनाए रखने के लिए लिच्छवी की राजकुमारी यानी चेतक की बहन चेलना से भी वैवाहिक संबंध स्थापित की। और तीसरा, उसने मध्य प्रदेश यानी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, राज्य को मजबूत किया। तो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि प्रसेनजित की बहन जो थी कोसला देवी थी, जिससे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और लिच्छवी की किस राजकुमारी से उसने शादी की थी? तो चेलना से। या मध्य प्रदेश की राजकुमारी कौन थी जिससे बिंबिसार ने शादी किया? तो क्षेमा। तो बिंबिसार के जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है एक और भी है, राजवैद्य जीवक बिंबिसार का समकालीन था। अब बिंबिसार ने ही राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन जो शासक थे, अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजित, कौशल का शासक प्रसेनजित भी था, याद रखिएगा। अंग को मगध में मिलाने का जो काम किया था वह किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार तथा अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत जो था उज्जैन का शासक था, उसके बीच भीषण युद्ध हुआ और बाद में एक दोस्ती भी हो गई। जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ा तो राजवैद्य जीवक को बिंबिसार ने उसकी सेवा में भेजा था और आजीवन बुद्ध की सेवा में जीवक राजवैद्य के रूप में कार्य करता रहा। तो पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि राजवैद्य जीवक जो था किस राजा के दरबार का राजवैद्य था? तो वो हो जाएगा बिंबिसार। फिर हम लोग देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यंक वंश का दूसरा प्रमुख शासक था जिसे हम कुनिक कहते हैं। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है या उदायीन को भी, क्योंकि अजातशत्रु ने राजगीर के जेल का निर्माण कर अपने पिता बिंबिसार को कैद खाने में रखा था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। फिर उदायीन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी संभाली थी। इसीलिए पितृहंता वंश अगर कहा जाएगा भारतीय इतिहास में तो वह हर्यंक वंश होगा। हर्यंक वंश का दूसरा सबसे प्रमुख शासक अजातशत्रु को माना जाता है, जिसका शासनकाल 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसे हम कुनिक कहते हैं। इसने प्रसेनजित को पराजित कर उसकी पुत्री वजीरा से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। वैवाहिक संबंध स्थापित कर साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने का काम इसने किया। बज्जित संघ को कूटनीति के कारण मगध में मिलाया, यानी बज्जित संघ को डिप्लोमेसी के थ्रू मगध में मिलाने का जो श्रेय है वह वसस्कार या वर्षाकार को है। यह मंत्री था। तो आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि किसने अपनी कूटनीति के द्वारा अजातशत्रु के शासनकाल में, चूँकि अजातशत्रु ने ही बज्जित संघ को मिलाया था, तो इसमें एक डिप्लोमेसी यूज किया, उसका नाम था वस्कार या वर्षाकार। बज्जी 8 राज्यों का, 8 कुलों का संघ था, जिसमें से विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, वज्जी, कात्रिक इत्यादि थे। और लिच्छवियों के खिलाफ पहली बार प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग करने वाले प्राचीन भारत के इतिहास में पहला अगर शासक है तो वह अजातशत्रु है, जिसने रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक
प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था, उसकी चर्चा करेंगे। राजगीर की किलेबंदी कराने का जो कार्य किया वह अजातशत्रु ने ही किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध में रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का इस्तेमाल किया। राजगीर में दुर्ग और स्तूप का भी निर्माण अजातशत्रु ने ही किया था। आम्रपाली और अजातशत्रु के जो बीच प्रेम प्रसंग है, इसकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। 883 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। अजातशत्रु की हत्या कर उदयन उसका पुत्र 460 ईस्वी पूर्व में उसने मगध की गद्दी संभाली। उदयन हर्यंक वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। पूर्व में उदयन चंपा का राजा था। प्रीतिहंता के नाम से अजातशत्रु और उदयन को भी जानते हैं। पाटलिपुत्र नगर और राजधानी को बनाने का श्रेय जो है वो उदयन को है। उदयन की जो माता थी पद्मावती थी। तो उदयन से क्वेश्चन पूछता है, या उदयन जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र पहले कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र के बाद में उसे कुसुमपुर के नाम से जाने, फिर पटना के नाम से जानते हैं। तो पटना नगर की स्थापना तो खैर 1541 में शेरशाह सूरी ने किया है। तो उदयन पाटलिपुत्र नगर की राजधानी बनाई और अपनी राजधानी भी बनाया, और इस तरह से हर्यक वंश के प्रमुख शासक जिसके कार्यकलाप में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। वंश के बाद मगध साम्राज्य के अधीन एक नया वंश का जन्म हुआ जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग काशी का गवर्नर था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया और शिशुनाग ने ही अवंती, वत्स तथा कौशल को मगध साम्राज्य में मिलाया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अवंती, वत्स और कौशल के बीच मगध के जो शासक होते थे या कि अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनके साथ बेहतर रिलेशन रखना चाहते थे या लगातार संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन अपनी शक्ति का परचम लहराते हुए शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कौशल को मगध साम्राज्य में मिलाया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अवंती, वत्स और कौशल को किस से मगध शासक ने मगध साम्राज्य में मिलाया, तो उसका नाम हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग वंश का दूसरा और प्रतापी शासक कालाशोक था, जिसे काक वर्ण के नाम से जानते हैं। और कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को पुनः स्थापित किया। और कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने कर दी। सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगीति और 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति और 250 बीसी में थर्ड बौद्ध संगीति और 75 ईस्वी में 75 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में होगा और चौथा कनिष्क के शासनकाल में होगा। इसे भी याद रखिएगा। तो कालाशोक की हत्या महापद्मानंद ने कर दी। अब महापद्मानंद ने एक नवीन वंश स्थापित किया जिसे हम नंद वंश कहते हैं। इसके बाद मौर्य वंश पढ़ना है। तो 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक नंद वंश का शासन रहा। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद को कहते हैं। यह जात से नाई था। तब पहला गैर क्षत्रिय वंश जिसने मगध साम्राज्य पे राज किया वह हो जाएगा महापद्मानंद। प्रथम शूद्र शासक जिसने मगध साम्राज्य की गद्दी संभाली तो वह हो जाएगा महापद्मानंद। उपाधि इसने सर्व छत्रात्मक यानी
सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। सर्व छत्रात्मक की उपाधि किसने धारण किया था? महापद्मानंद ने। एकराट की उपाधि भी महापद्मानंद ने धारण की थी। महापद्मानंद को हम लोग उग्रसेन के नाम से जानते हैं। मगध साम्राज्य का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में संभवतः इसे ही हम जानते हैं। कलिंग विजय इस महापद्मानंद का पहला अभियान था। वहाँ से उसने विजय स्मारक के रूप में जीन की मूर्ति उठा लाया था। चूँकि महापद्मानंद और नंद वंश के जितने भी शासक थे वे जैन धर्म को मानने वाले थे। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मानंद द्वारा नहर निर्माण की चर्चा में मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, किस मगध शासक ने नहर निर्माण करवाया था? तो यह हो जाएगा पहला, तो महापद्मानंद ने। प्रथम शूद्र शासक महापद्मानंद को हम लोग मानते हैं। फिर इस वंश का लास्ट शासक जो होगा वह हो जाएगा घनानंद। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और इसकी हस्ती सेना काफ़ी मजबूत थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक, जिसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और इसकी हस्त बल इतनी मजबूत थी जिसके कारण सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दी। फिर घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक बनेगा, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों इसे पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।